जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं बेसिकली जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। आप सबको याद होगा 24 अक्टूबर की रिपोर्ट में हमने आपसे कहा था कि जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन पर जो सैंक्शन है इनको इम्पोज करने के बारे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इंटरेस्टेड नहीं है, और उसके पीछे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा अलग अलग जो तर्क है वो दिए गए थे। इसके बावजूद भी कुछ प्रतिष्ठित मीडिया संस्थान हैं जिन्होंने ये रिपोर्ट किया था कि भारत की तरफ से जो हैवी फाइनेंशियल पेनल्टीज है ये जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर लगाई जा सकती हैं। लेकिन इसका खंडन खुद अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से आ चुका है। दरअसल इंडियन गवर्नमेंट ने ये क्लैरिफाई कर दिया है कि जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के ऊपर किसी प्रकार की जो पेनल्टीज हैं ये फिलहाल तो नहीं लगाई जाएंगी, और क्योंकि वो ये समझते हैं कि जनरल इलेक्ट्रिक की इसमें कोई गलती ज़्यादा नहीं है, बल्कि सप्लाई चेन इश्यूज के चलते वो प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं पा रहे हैं। और कुछ सोर्सेस का तो ये भी कहना है कि जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के ऊपर वो प्रतिबंध इसलिए भी नहीं लगाना चाहते कि जनरल इलेक्ट्रिक के साथ भारत के अब जो संबंध हैं वो काफ़ी लंबे चलने वाले हैं, और ऐसे में अगर हैवी पेनल्टीज लगाई गई तो ये संबंध आगे चल के प्रभावित हो सकते हैं। आपको बता दें कि पहले ही वर्ष 2021 में भारत ने 83 तेजस मार्क 1 जेट्स की जो डील है उसको फाइनलाइज किया था, और उसके लिए हमने इंजन कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, और अभी तक पहला इंजन भी डिलीवर नहीं हो पाया है। इसके अलावा हमें एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 जेट्स का ऑर्डर प्लेस करना है, और उसमें भी हमें सेम इंजन इस्तेमाल होते दिखाई पड़ेंगे। इसके अलावा F414 इंजन की अगर हम बात करें तो 80% टीओटी के साथ जनरल इलेक्ट्रिक इन इंजन्स को भारत में बनाएगी, और भारत को बड़े पैमाने पर जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी है ये प्रदान करी जाएगी। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स ये मानते हैं, और खुद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के अधिकारी ये मानते हैं कि अगर जनरल इलेक्ट्रिक एविएशन के ऊपर हमने प्रतिबंध लगाए तो इसके बुरे परिणाम भारत को भी भुगतने पड़ सकते हैं, और भारत के लिए भी ये सही नहीं होने वाला है। खैर, अभी किसी प्रकार की पेनल्टी का यहाँ प्रावधान नहीं है, लेकिन आने वाले भविष्य में अगर चीज़ें सामान्य ना हुई तो इस पर गौर किया जा सकता है। हमारी अगली बड़ी खबर भी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से है, और ये एक दुखद खबर है या यूँ कह लें भारत के इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम में इसे आप एक बड़े सेटबैक के तौर पर देख सकते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से लगभग ये कंफर्म हो चुका है कि वो 2025 मार्च तक सिर्फ 2 तेजस मार्क 1 ए जेट्स को ही डिलीवर कर पाएंगे, और इससे ज़्यादा फिलहाल तो पॉसिबल नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम एक्चुअल टाइमलाइन की बात करें तो मार्च 2025 तक ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि 18 जेट जो हैं ये डिलीवर किए जाएंगे, लेकिन अभी एचएएल इस स्थिति में नहीं है। अच्छा, यहाँ पर जो गलती है ये एचएएल की भी नहीं है। ये जो डिले हुई है ये एचएएल के साइड से नहीं हुई है, बल्कि ये डिले हुई है जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से, जहां पर वो सप्लाई चेन इश्यूज के चलते जो F404 इंजन है इनको डिलीवर ही नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसे में जब ये इंजन डिलीवर ही नहीं हो पा रहे हैं तो जाहिर सी बात है तेजस मार्क 1 ए का जो प्रोडक्शन है ये आगे कैसे बढ़ेगा। F404 इंजन जो कि एक क्रिटिकल पार्ट है तेजस मार्क 1 ए का, जो कि जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बनाया जाता है, अभी ये सप्लाई चेन इश्यूज को फेस कर रहा है, और ऐसे में जो प्रोडक्शन है इसको भी जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा बढ़ाया नहीं जा पा रहा है। और ऐसे में तेजस मार्क 1 का प्रोडक्शन अगर प्रभावित है तो जाहिर सी बात है इनकी डिलीवरी भी बुरी तरीके से प्रभावित होने वाली है। इनिशियल प्लान तो ये था कि मार्च 2025 तक भारतीय वायुसेना को जो 18 जेट्स हैं ये मिल जाने थे, लेकिन अभी ये चीज़ें बुरी तरीके से प्रभावित हो चुकी है। हालांकि एचएएल को इस चीज़ का भरोसा है कि जनरल इलेक्ट्रिक के जो प्रयास हैं वो कहीं न कहीं जेट इंजन प्रोडक्शन को बढ़ा पाएंगे, और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड भी इनके प्रोडक्शन को बढ़ा पाएगी। आपको आप बता दें एक्चुअल प्रोग्राम तो ये था कि 2026 तक तकरीबन 24 एयरक्राफ्ट से ज़्यादा प्रतिवर्ष तक बनाए जाने का टारगेट रखा गया था, लेकिन उस समय सप्लाई चेन रिलेटेड कोई भी इश्यूज नहीं थे जिनके चलते भारत इसको उस समय अचीव भी कर सकता था। लेकिन अभी सप्लाई चेन से न सिर्फ जनरल इलेक्ट्रिक बुरी तरीके से प्रभावित है, बल्कि जितने भी एयरक्राफ्ट F404 और F414 इंजन्स को ऑपरेट करते हैं, या जो इन इंजन्स को खरीदने वाले इच्छुक देश हैं, वो भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हमारी अगली बड़ी अपडेट MRFA प्रोग्राम को लेकर आ रही है। जैसा कि हमने पहले भी अनुमान लगाया था कि भारतीय वायुसेना की जो 38 स्क्वाड्रन की क्षमता है ये सरकार के ऊपर भी उतना ही दबाव बना रही है जितना कि भारतीय वायुसेना के ऊपर, कि जल्दी से जल्दी नंबर्स को इन्हेंस किया जा सके। और ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ा हिंट सामने आया है, जहां पर अब ये अनुमान लगाया गया है कि जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये किसी भी क्षण आ सकती है। दरअसल गवर्नमेंट ये मान चुकी है और इस बात से सहमत भी है कि भारतीय वायुसेना को तत्काल तौर पर 114 मल्टी रोल फाइटर्स की ज़रूरत है, ताकि भारतीय वायुसेना अपनी जो स्ट्रेंथ है उसको बनाए रख सके, और उसमें किसी प्रकार का हमें जो घटता हुआ क्रम है वो देखने को ना मिले। और इसी में ऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से ये कहा गया है कि इंडियन एयरफोर्स भी लगातार 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की खरीद को जो टेंडर है वो पुश कर रही है, और इंडियन एयरफोर्स ने मामले की गंभीरता को बखूबी
इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सामने रखा है। और इसीलिए अब यहाँ पर 4.5 जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट है इनको लेकर के जो एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी है ये कभी भी आ सकती है। दरअसल आपको बता दें लास्ट बड़ा प्रोक्योरमेंट हमें 2016 में देखने को मिला था, जहाँ पर 36 की संख्या में जो राफेल फाइटर्स हैं इन्हें हमने फ्रांस से खरीदा था। और उसके बाद से अभी तक सिर्फ चीज़ें कागजी कार्रवाई में ही आगे बढ़ रही है, क्योंकि 2019 में जब एमआरएफए को लेकर के रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन इशू करी गई थी तो उस समय टारगेट रखा गया था कि किसी भी प्रकार से 2021 तक जो डील है इसको फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और सबसे खास बात यहाँ पर ये रहेगी कि ये सारे फाइटर्स भारत में ही बनाए जाएंगे। लेकिन आज 2024 चल रहा है और अभी भी रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल तक इशू इसमें नहीं किया गया है और अभी एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी का इंतजार ये प्रोग्राम कर रहा है। लेकिन अब सरकार यहाँ पर जो नॉन कंट्रोवर्शियल तरीके हैं इनको अपनाना चाहती है प्रोक्योरमेंट के लिए, ताकि प्रोक्योरमेंट भी हो जाए और उसमें किसी प्रकार की दिक्कत का भी सामना ना करना पड़े। दरअसल यहाँ पर बताया जा रहा है सोर्सेस के द्वारा कि मल्टी वेंडर टेंडर यहाँ पर इशू किया जाएगा, जहाँ पर ये जो एयरक्राफ्ट है ये मेक इन इंडिया प्रोसीजर के अंतर्गत बनाए जाएंगे। और ये क्लियर कर दिया गया है कि कोई भी बड़ा या मेजर वेपन सिस्टम अब सीधा इंपोर्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उसका निर्माण कार्य भारत में ही पूरा होगा। और सोर्सेज की तरफ से ये भी कहा गया है कि गवर्नमेंट भी इस चीज़ को समझ चुकी है कि जो सर्विस है इसका फ्रस्ट्रेशन कितना ज़्यादा है और भारतीय वायुसेना को इन एयरक्राफ्ट की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, और इसीलिए इस प्रोग्राम को फास्ट ट्रैक करने का प्रयास किया जा रहा है। अब यहाँ पर अभी ये सिर्फ मीडिया के हवाले से है कि एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में किया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ क्लियर है कि अभी फ्रांस के ऊपर हम पूरी तरीके से डिपेंड नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी ऑर्डर बुक को देखते हुए तकरीबन 10 वर्ष से ज़्यादा का समय लग जाएगा एयरक्राफ्ट्स को डिलीवर होने में। और इतना समय फिलहाल तो भारतीय वायुसेना के पास नहीं है कि वो राफेल फाइटर्स का इंतज़ार करें। और इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर एक जो एग्रीमेंट है ये साइन हो सकता है जहाँ पर इन एयरक्राफ्ट का निर्माण भारत में किया जाए। लेकिन अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद भी भारतीय वायुसेना को तत्काल तौर पर जो एयरक्राफ्ट है ये मिलने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रोडक्शन लाइन की भी बात करें, पहली बात तो ये एक लेंथी प्रोसेस होगा, जहाँ पर रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल को इशू करना, फिर टेक्निकल इवैल्यूएशन राउंड का होना, फिर नेगोशिएशन का चलना और उसके बाद प्राइस नेगोशिएशन और दूसरी चीज़ें हैं जिनको लेकर बातचीत होगी। और फ्रांस पहले से भी ये अपने मंशा स्पष्ट कर चुका है कि वो अपनी फैसिलिटीज़ का 100% कंट्रोल चाहता है, ताकि वो कार्य को सुगमता के साथ बढ़ा सके। लेकिन इंडियन एनालिस्ट ये मानते हैं कि 100% कंट्रोल का कहीं मतलब ये ना निकल जाए कि वो पार्ट्स को सीधा फ्रांस से इंपोर्ट करे और उन्हें असेंबल भारत में किया जाए, क्योंकि भारत का प्लान तो यही है कि जो एसेंशियल पार्ट्स हैं इनका निर्माण भी भारत में ही हो और प्राइस भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। एक्सपर्ट्स के हिसाब से अभी भारत में अगर प्रोडक्शन लाइन आ भी जाती है तो 12 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष से ज़्यादा हमें नहीं मिलेंगे। वहीं अनिल खोसला सर की बात करें जो कि डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि आपको फेज्ड मैनर में ये प्रोक्योरमेंट करना चाहिए, ताकि आपको बीतते समय के साथ जो नए टेक्निकल इवैल्यूएशन है इनका फ़ायदा मिल सके, या एवोल्यूशन है इनका फ़ायदा मिल सके सॉरी, जहाँ पर F4 स्टैंडर्ड F5 स्टैंडर्ड में जो टेक्नोलॉजी बदलती जा रही है इसका एक्सेस भी मिले। और ये चीज़ आप मिस कर देंगे अगर आप एक ही बार में 114 फाइटर एयरक्राफ्ट की डील को फाइनलाइज करेंगे। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।